हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इस वीडियो में मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांसेस रखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। 100% कन्फर्म है कि इन क्वेश्चन में से जरूर कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। सारे तरह के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो जो इसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या है, वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। तो देखिए एसआई मात्रक यहाँ पे हमें बताना है किसका, वैद्युतशीलता का। तो आपको पता होगा कि कूलाम के नियम से हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है जो कि होता है हमारा F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं और वहाँ से आप इसके मात्रक की गणना कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको याद करने के लिए मैं बता दूं कि वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये सही होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन में क्या दिया है, कूलाम प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम और न्यूटन प्रति मीटर। तो कभी भी आप इन सब चीज़ों में नहीं फंसिएगा। ऑप्शन जो सी है न्यूटन प्रति कूलाम, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। तो इस पर आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो होगा न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन को आप तैयार करते हुए चल रहे होंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, सारे क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए जो है न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए न्यूटन प्रति कूलाम जो है ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। वोल्ट प्रति मीटर, और इस प्रश्न में पूछा है कि नहीं है, इस मतलब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वोल्ट प्रति मीटर भी क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर भी होता है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम जो होता है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन में दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर। जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा है सबसे अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुण है। ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में आपके पास ये है वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। बी ऑप्शन में दिया गया है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। सी दिया गया है 0 और डी दिया गया है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, वेक्टर पी क्रॉस में वेक्टर ई। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो बल आघूर्ण होता है किसमें, आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला, यानी कि वेक्टर ई और वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपके कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। बहुत सालों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार से होगा। हमें क्या बताना है इसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कि वो क्या होती है, उसकी परिभाषा देनी है और उसका मात्रक लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी बिंदु पर किसका, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल की बात कर रहा है, बल मतलब F। ठीक है, बल परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, परीक्षण आवेश हमारे पास Q0 है, मान लीजिए कि Q0 एक परीक्षण आवेश है। तो जो हमारे पास परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है और
जो हमारे पास परीक्षण आवेश है, इन दोनों के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, या फिर जो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है इसे भी आप कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति होती है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है या कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ई से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर ई बराबर हो जाएगा हमारे पास वेक्टर एफ बट्टा में क्यू नॉट। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे इसका मात्रक लिखना अगर चाहें, इसमें प्रश्न में मात्रक भी पूछा है, तो इसमें अगर मात्रक लिखना चाहें, और मैं बता दूं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न केवल 1 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी लिखनी जरूरी है जो प्रश्न में पूछा गया है। मात्रक की बात करें तो मात्रक के लिए देखिए ऊपर एफ है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसके बराबर है, वेक्टर एफ बट्टा में क्यू नॉट के बराबर, परीक्षण आवेश के बराबर। तो अब देखिए इसको हमें क्या करना है, ये वेक्टर एफ है तो वेक्टर एफ का हमें मात्रक लिखना है, न्यूटन हो गया, बट्टा है तो यहाँ पे प्रति का निशान लगा देंगे, क्यू नॉट है यानी कि क्यू नॉट क्या है, एक आवेश है, तो आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी कि वेक्टर ई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा इसका उत्तर भी। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या है। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए ये प्रश्न एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है और ये कई सालों से लगातार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इसमें पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप दिया है और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वेक्टर ए बराबर में दिया गया है 8j कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखिए मैं बता दूँ तो वैद्युत फ्लक्स की जो सूत्र होता है, वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं वैद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। फाई बराबर होता है हमारे पास वेक्टर ई डॉट में वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या किसका संबंध है, मल्टीप्लाई का संबंध है, यहाँ पे डॉट से इसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम वेक्टर ई की जगह पे ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, 2i कैप, ठीक है, प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप। इतनी चीज़ें हम किसके जगह पे लिख सकते हैं, आई की जगह पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या लिख, डॉट है तो डॉट लगा देंगे, वेक्टर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8j कैप, केवल 8j कैप है तो 8j कैप हमने लिख दिया। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, किस तरीके से होता है आपको पता ही होगा। देखिए आई कैप की बात करें तो आई कैप का जो मल्टीप्लाई होगा इस 8 में नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जे कैप है, तो जे कैप का संबंध केवल जे कैप के साथ रहेगा। यहाँ पे जो आई कैप है कुछ नहीं दिया है तो इसको 0 मान लेंगे। यहाँ 4k कैप है तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 0 से, तो इन दोनों का तो 0 0 हो जाएगा, बचा ये जे कैप और ये जे कैप। तो यहाँ 3j कैप है, यहाँ 8j कैप है, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 24j कैप हो जाएगा। ठीक है, 24j कैप इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या कहा है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लगाया हमने, मान निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें वैद्युत फ्लक्स की इकाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की जो इकाई होती है वो होता है हमारे पास वोल्ट मीटर, जो कि मैंने अभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में बताया है। तो 24j कैप वोल्ट मीटर लिख देंगे, वोल्ट मीटर। इसका जो उत्तर हुआ कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर आप आंसर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर बस इतना करने से आपको दे देगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और ये कई साल से पूछा गया था तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 1.0 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या बताना है, द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1.0 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं। ठीक है, बराबर एवं विपरीत प्रकार के हैं, एक ऋण आवेश, एक ऋणात्मक है तो एक धनात्मक है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि इसके बीच की जो दूरी है यानी लंबाई कितनी दी गई है, हमारे पास 2.0 मिलीमीटर दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे। इसमें हल करने का तरीका है, दिया है क्या दिया है,
यहाँ पे जो हमारे पास दूरी दी गई है, यानी कि सॉरी, हमारे पास जो आवेश दिया गया है वो Q बराबर दिया गया है, आवेश दिया गया है ना, यहाँ पे माइक्रोकुलाम में आवेश ही है ना, दो बराबर एवं विपरीत आवेश, ठीक है। तो आवेश दिया गया है, इसे हम Q से लिख सकते हैं 1.0 माइक्रोकुलाम, ठीक है। अब देखिए आवेश 1.0 माइक्रोकुलाम को हम अगर कुलाम में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, अगर इसको हम कुलाम के रूप में बदलें तो 1.0 को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 के पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कुलाम में बदल जाएगा। किसी भी माइक्रो कुलाम आवेश को कुलाम में बदलने के लिए हम 10 के पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो कुलाम में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गुणा किससे करा दिया, 10 के पावर माइनस के 6 से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा काम किया है हमने। अब यहाँ पे दिया गया है एक और चीज़ दिया गया है, जो लंबाई है यानी 200 मिलीमीटर दूर है, दूर का मतलब क्या, उतना दूरी यानी कि उतनी लंबाई, तो यल से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। यल बराबर हमारे पास दिया गया है 2.0 मिलीमीटर, डबल एम से मैं डिनोट कर रहा हूँ मिलीमीटर, ठीक है। इसको देखिए मीटर में बदलेंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2.0 गुणे में 10 के पावर माइनस का 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 2.0 में हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 के पावर माइनस में 3 से, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदल दिया, जो मिलीमीटर में दिया था उसको हमने मीटर में बदल दिया, बस ये सिंपल सा काम किया है। उसके बाद से हम द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है Q × 2N, यही हमारे पास फार्मूला होता है जो कि हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए यूज होता है। P को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, Q को क्या कहते हैं, आवेश, यल को क्या कहते हैं, हमारे पास दूरी या लंबाई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, P बराबर करेंगे तो Q की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे कुलाम में, 1.0 गुणे में 10 के पावर माइनस का 6 कुलाम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 है तो इसको मल्टीप्लाई में 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यल की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 2.0 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, P बराबर जब निकालेंगे ना तो यहाँ पे 1.0 है, ठीक है, 1.0 यानी इसका मतलब क्या है, 1 है, 1 के बाद से 0 है तो इसका मतलब कि इसका मान क्या है, 1 है, गुणे में 10 के पावर माइनस का 6 गुणे में 2 गुणे में यहाँ पे 2.0 है तो 2.0 का मतलब क्या है, 2 है, गुणे में 10 के पावर माइनस का 3, ठीक है। थोड़ा सा लंबा मैं ले जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा करना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई हम करा लेंगे, 1 का 2 में कराएंगे 2 हो जाएगा, 2 का 2 में कराएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना का 4 मल्टीप्लाई गुणा में 10 के पावर माइनस का 6 है, 10 के पावर माइनस का 3 है, इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो देखिए 10 जो बेस है यानी कि इसका जो आधार है 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, जब आधार 10 सेम है इसका घात जुड़ जाता है, -6 में जब -3 को जोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 है तो 10 लिख दिए, ऊपर वाले को यानी घात को हम जोड़ देंगे, -6 में -3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9, तो 4 गुणे 10 के पावर -9 कुलाम मीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुलाम मीटर हमने क्यों लिखा, देखिए इसको सेंटीमीटर मत पढ़ दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ कुलाम मीटर, ठीक है। अब हम आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जरा से देख लीजिए। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कुलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, या फिर इसे हम सिंपली कह सकते हैं कुलाम का नियम लिखिए। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, और आपके वाइवा वाले प्रश्नों में भी जो एग्जामिनर आते हैं अधिकतर यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो कुलाम के नियम को हम बताएंगे इसमें। देखिए इसका उत्तर होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे दो स्थिर आवेश हैं हमारे पास, दो स्थिर आवेश मान लीजिए, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q1 इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम Q2 दे देते हैं। दो आवेश हैं हमारे पास जिनके देखिए जिन पे लगने वाला जो बल है ना, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि इस पे जो लगने वाला बल है, ठीक है, वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके,
Q1 और Q2 यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनके बीच की दूरी अगर r है, यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पे एक आवेश है, इनके बीच की दूरी अगर r है, ये पूरा दूरी, ठीक है, अगर r है तो इन दूरी के यानी कि जो बल होता है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हमने लिख दिया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और इन दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला निकल के हमारे पास आ जाता है, जो कि होता है हमारे पास फार्मूला इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। दोनों समीकरण को जब लेंगे तो जो F होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा Q1 Q2 और बट्टा में नीचे r² आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। और इसके आगे अगर आप सॉल्व करेंगे, जब हम अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल का निशान हो जाएगा, बराबर का निशान लग जाएगा, और ये हमारे पास फार्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास इस प्रकार है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। ये हम कहते हैं कि कूलाम के नियम ने इसे लाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले को याद रखेंगे, और ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में भी इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि मैंने बता दिया, और इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपके पूरे नंबर यानी कि 3 या 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके 3-4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा हमारे पास प्रश्न है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, मात्रक एवं सूत्र भी लिखिए। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स से हमें क्या मतलब तात्पर्य है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये हमें बताना है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहाँ से, किसी क्षेत्रफल से, ठीक है, किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, लंबवत जो गुजरती हैं रेखाएं, बल रेखाएं, उसे हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, उन संख्याओं को, ठीक है। किन संख्याओं को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, इसे हम फाई पढ़ते हैं, जैसे कि एक जीरो बना करके ऊपर से फाड़ देते हैं, इसको फाई कहते हैं। और फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई क्या होता है हमारे पास, वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और ये हमारे पास पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वेक्टर ए, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, जो कि मैंने 2 बार इसका रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब हम बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पास, गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। क्या करती है, किसके बीच संबंध व्यक्त करती है, देखिए वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ के परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच, तो वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत आवेश के बीच जो संबंध व्यक्त करती है उसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार गॉस के अनुसार, गॉस जो वैज्ञानिक थे इनके अनुसार क्या कहा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। 1/ε0 गुना, सबसे मेन जो आपकी बात है यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। चूँकि लिखना आपको पूरा होगा क्योंकि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा और भी लिखना होता है, क्योंकि मतलब इसका प्रूफ हमें कभी कभी पूछ देता है कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो इसका हमें प्रूफ निकालना पड़ता है, इसको इंटीग्रेशन करके वगैरह जो भी करना होता है, ठीक है। तो उसको भी मैं बताऊंगा, धैर्य रखिए। यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि गॉस की प्रमेय को बताना है, तो उतना ही हम आंसर लिखे हैं जो हमें यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बता दिया कि 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो हमारा सूत्र होता है गॉस की प्रमेय का, तो फाई ई बराबर में हाफ इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर में डी ए इज इक्वल हो जाएगा 1/ε0 इंटू में क्यू, यानी आवेश का देखिए आवेश का मतलब गुणा, तो आवेश का गुणा किसके साथ हुआ है, 1/ε0 के गुना हुआ है, ठीक है। तो 1/ε0 गुना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/ε0 में किसका गुणा हो गया है, आवेश का, ठीक है। जहाँ पे जो ε0 है निर्वात में वैद्युतशीलता होती है,
ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? निर्वात में वैद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात में वैद्युतशीलता। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम पाठ 1 के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न में यही दो आपको विस्तृत उत्तरीय में याद रखने हैं, क्योंकि ये इन दोनों के अलावा कोई एग्जाम में आपके नहीं आएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं बताया है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसे आपको ढूंढ करके लिखना है, और चूंकि व्यंजक प्राप्त करना है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा बड़ा सा, तो उसको हम समान तरीके से, अच्छे तरीके से उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने ये बता दिया है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त होगा वो क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 2p/r³। यही आपका आंसर लाना है, और इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करके ला सकते हैं, तो यही एक ऐसा प्रश्न है जो कई सालों से, यानी हर साल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और जो मैंने गॉस की प्रमेय बताई उसे आप तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके जाइए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रश्न का भी मैं उत्तर जल्दी से लेकर आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर कोई आपके प्रिय दोस्त हो तो उनके पास शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, ताकि उनकी भी अधिक से अधिक हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।